हेलो विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप में। विद्यार्थियों, आज के वीडियो में बायोलॉजी के सभी महत्वपूर्ण चैप्टर को कवर करेंगे और कोशिश ये होगी कि आपके आने वाले एग्जाम्स में बायो के क्वेश्चन इसी वीडियो से आपको देखने को मिले। इस वीडियो में बायो को संपूर्ण सार हमने डाल रखा है। पेपर कोई भी हो, बायोलॉजी के प्रश्नों की संख्या साइंस के पैटर्न में सर्वाधिक होती है। वीडियो को अंत तक आप लोग देखें, तभी आप इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आपका है अरस्तु को, एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक या फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक थी हिस्टोरिया प्लांटारम। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिस्टोरिया एनिमलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं अरस्तु। अरस्तु ने इस पुस्तक में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया था। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग ट्रिवीरेनस और लेमार्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीवों के लिए द्विनाम पद्धति किसने विकसित की थी? तो जीवों के लिए द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने प्रस्तुत की थी या विकसित की थी 1753 में। 1753 में इन्होंने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इनके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जिसे हम वंश कहते हैं ये, और दूसरा है जिसे जाति कहा। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, यहाँ पे होमो जो है वो वंश है और सेपियंस जो है वो जाति है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोशिका सेल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 6 है, कोशिका सेल की खोज किसने की थी? तो सेल की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है कोशिका की? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, ओवम है। यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका न्यूरॉन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो संसार की सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक परजीवी जीवाणु है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वह वर्णक जिसकी उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं क्या कहलाता है? तो वह क्लोरोफिल कहलाता है। क्लोरोफिल एक वर्णक है जो पौधों का उनका रंग प्रदान करता है। पौधों को उनका रंग प्रदान कौन करता है? तो क्लोरोफिल करता है। क्वेश्चन नंबर 12, हल्दी में पीला रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? तो हल्दी में पीला रंग जो होता है जेंथोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। आपको हम बता दें कि एंथोसाइनिन जो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। एंथोसाइनिन सेब का लाल रंग प्रदान करता है, लाल रंग देता है एंथोसाइनिन वर्णक।
यहाँ पे दो वर्णक मेरी ओर से आप नोट कर लें। लाइकोपिन जो वर्णक होता है वो टमाटर का लाल रंग प्रदान करता है, और कैरोटीन जो वर्णक होता है वो गाजर का नारंगी रंग। विद्यार्थियों फिर से सुन लीजिए, जो टमाटर का लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन वर्णक के कारण होता है, और जो उसका लाइकोपिन होता है, सॉरी आपसे यहाँ पे हमने बताया था एंथोसाइनिन जो होता है वो सेब का लाल रंग देता है, लाइकोपिन जो होता है वो टमाटर का लाल रंग देता है, और कैरोटीन वर्णक के कारण गाजर का नारंगी रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? तो कोशिका के केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। अच्छा, ये केंद्रक की खोज जो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने वो 1831 में की थी। 1831 में कोशिका की केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर है गुणसूत्र। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पे गुणसूत्र के बारे में एक दो चीजें आप नोट कर लीजिए। मनुष्य की एक कोशिका में डीएनए 46 गुणसूत्रों में इकट्ठा रहता है, तो टोटल गुणसूत्रों की संख्या अगर आपसे पूछे तो 46 होती है। कितनी होती है? तो 46 होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है, कौन गुणसूत्र की संरचना का निर्माण करता है? कौन गुणसूत्र क्रोमोसोम्स की संरचना का कौन निर्माण करता है? तो डीएनए 40% में निर्माण करता है, और हिस्टोन प्रोटीन 60% में निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो द्विकुंडली संरचना जो है वो 1953 में बाटसन और क्रिक के द्वारा दी गई थी। 1953 में बाटसन और क्रिक के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 है, आनुवांशिकता की मूल भौतिक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो आनुवांशिकता की मूल भौतिक और कार्यात्मक इकाई जो है वो जीन है। कौन सी है? जीन है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं और देखते हैं, तंबाकू में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, अफीम एक पादप उत्पादक होता है जिसे प्राप्त किया जाता है। तो अफीम को कहां से प्राप्त किया जाता है? तो पोस्ता के कच्चे फल से अफीम को प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट हमने नोट कर दिए हैं, जहां एग्जाम से जो क्वेश्चन पूछते हैं ना वो हमने एक साथ डाल दिए। अलग अलग क्वेश्चन बनाने की जगह हमने क्या किया है कि उस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी पॉइंट थे हमने यहाँ पे नोट कर दिए। आप नोट उसे पढ़ लें 2-4 बार। यहाँ पे जो सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त होता है, पहला पॉइंट है। कॉफी के बीजों से कैफीन प्राप्त होता है। चाय की पत्तियों में थीन पाया जाता है। हींग जो प्राप्त होता है वो कहां से होता है? तो फेरुला पौधों की जड़ों से प्राप्त रेजिन से होता है हींग। रबर किससे प्राप्त होता है? तो हीविया पौधों के प्राप्त लैक्टस से रबर प्राप्त होता है। कत्था एकेसिया पौधे की लकड़ी से प्राप्त होता है, और कार्क जो है वो ओक वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्लाज्मा झिल्ली किस कार्बनिक अणुओं की से बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पूछ रहा है कि किस कार्बनिक अणुओं की बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली जो है वो लिपिड और प्रोटीन किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन संवहनी पौधे में एक प्रकार का ऊतक है? क्वेश्चन सही से समझिएगा। कौन संवहनी पौधे में एक प्रकार का ऊतक है जो पानी और कुछ पोषक तत्वों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है? तो पानी और पोषक तत्वों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो है जाइलम। अब एग्जाम में कैसे याद रखेंगे? अगर वो जड़ का परिवहन कह रहा है कि कौन करता है, तो जाइलम करता है। तो जा से जल हो गया, जा से जाइलम हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है,
कौन जटिल ऊतक है जो संवहनी पौधों के भीतर घुलनशील कार्बनिक यौगिक के लिए परिवहन प्रणाली के रूप में कार्य करता है? यह पत्तियों में बने भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जो लास्ट पॉइंट है यही क्वेश्चन है आपका। पत्तियों में बने भोजन को पौधों के अन्य भागों तक कौन सा ऊतक पहुंचाता है पौधे का? तो वो है फ्लोएम। कौन सा है? फ्लोएम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीट पालन को कहा जाता है क्या? तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। अब इससे संबंधित जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं हैं, उन्हें आप लोग एक एक करके याद करिए। ठीक है, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जीव विज्ञान की उपशाखाएं हैं। पहला है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। अगला है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है इक्तियोलॉजी। इक्तियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन होता है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि पीसी कल्चर किससे संबंधित है, तो पीसी कल्चर भी मछलियों से संबंधित है। अगला है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी में छिपकली, सांप इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। मतलब रेप्टाइल वर्ग का जो प्राणी होते हैं उसका अध्ययन किसमें करते हैं? तो हर्पेटोलॉजी में करते हैं। अगला जो है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अगला है एग्रेस्टोलॉजी। एग्रेस्टोलॉजी में घास का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। अगला जो है वो है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन होता है। और अगला जो इसका स्लाइड का लास्ट है ऑर्थोलॉजी, उसमें जोड़ों का जो दर्द होता है उसका अध्ययन किया जाता है। जोड़ों का अध्ययन किया जाता है। अगला जो है क्रोनियोलॉजी, खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है क्रोनियोलॉजी में। अगला है कार्डियोलॉजी, तो दिल और उसके कामकाज का अध्ययन किया जाता है, मतलब हार्ट का इसमें अध्ययन किया जाता है। अगला है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों और पेड़ों का अध्ययन किया जाता है। खासतौर से जो झाड़ियां होती हैं उनका अध्ययन किसमें किया जाता है? तो डेंड्रोलॉजी में किया जाता है। अगला है एनजाइमोलॉजी, तो एंजाइमों का अध्ययन किया जाता है। अगला है जेरेंटोलॉजी, तो उम्र बढ़ने के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक और जैविक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तो बढ़ती उम्र का अगर पूछे कि किस शाखा में अध्ययन किया जाता है, तो जेरेंटोलॉजी का में अध्ययन किया जाता है। अगला है हेपेटोलॉजी, इसमें लीवर का अध्ययन किया जाता है। लिवर जो होता है उसका अध्ययन किया जाता है। अगला है करियोलॉजी, तो नाभिक का अध्ययन इसमें किया जाता है। अगला है ओडोंटोलॉजी, तो दांत का अध्ययन इसमें किया जाता है। अगला है इकोलॉजी, तो पर्यावरण और सजीवों पर उनके चारों ओर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन इकोलॉजी में किया जाता है। अगला चलते हैं पेलियोबायोलॉजी। पेलियोबायोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जीवाश्म का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो पेलियोबायोलॉजी में किया जाता है। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी में फसलों का अध्ययन किया जाता है। अगला है ऑन्कोलॉजी में कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी में नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। विज्ञान की एक शाखा पेडोलॉजी, पेडोलॉजी में अब कल्चर पे भी पहुंचेंगे हम लोग, पहले पेडोलॉजी और देख लीजिए। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। अगला है एपीकल्चर, मोस्ट इंपोर्टेंट, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर में होता है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन होता है। इसमें पीसी कल्चर नहीं डला है, इस पीसी कल्चर में मत्स्य पालन होता है। फ्लोरीकल्चर, सजावट के काम आने वाले फूलों का अध्ययन फ्लोरीकल्चर में किया जाता है। विटीकल्चर, अंगूरों के उत्पादन एवं उनके अध्ययन से संबंधित होता है विटीकल्चर। और लास्ट में है बर्मी कल्चर, केंचुआ पालन बर्मी कल्चर कहलाता है। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26।
लास्ट में जो इसमें पेज कटा हुआ है उसमें बर्मी कल्चर लिखा हुआ था, बर्मी कल्चर में केंचुआ पालन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं और देखते हैं विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है आर्कियोप्टेरिस किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है। आर्कियोप्टेरिस जो है वो दो प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है, तो सरीसृप और पक्षी वर्ग के प्राणियों के बीच की कड़ी है ये। अगला क्वेश्चन सीटेट में तो बहुत ज्यादा पूछा गया है, मैमथ किसका पूर्वज है। तो मैमथ जो है वो हाथी का पूर्वज है, मैमथ हाथी का पूर्वज है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं और देखते हैं चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्वेश्चन है विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया या प्रतिपादित किया। तो चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया। अगला है जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो जीव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया। अगला क्वेश्चन है आधुनिक अनुवांशिकी विज्ञान के जनक कौन है। तो आधुनिक अनुवांशिकी विज्ञान के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में अस्थियों की संख्या 206 होती है। अगर क्वेश्चन ये आए आपसे कि नवजात शिशु में कितनी अस्थियां होती हैं, तो लगभग 300 अस्थियां होती हैं। जब वो वयस्क होता है, बढ़ता चला जाता है, तो उपास्थियां अस्थियों में बदल जाती हैं। तो ये 300 जो अस्थियां हैं बाद में 206 अस्थियां रह जाती हैं। तो वयस्क अगर व्यक्ति में पूछे तो 206 होती हैं। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो 6 होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है एक स्वस्थ मानव एक दिन में कितनी मात्रा में पेशाब करता है, मतलब यूरिन निकालता है। तो आंसर इसका लगभग 1.5 लीटर यूरिन निकालता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। शरीर में जल की कुल मात्रा का प्रतिशत कितना है। तो शरीर में जल की कुल मात्रा का जो परसेंटेज है वो है, वैसे तो 70% आप कहेंगे, लेकिन 65 से 70% होता है कि शरीर में इतने परसेंट में जल पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में अगर पूछा जाए तो जल ही है हमारे शरीर में। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है कौन सा ऊतक अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट। तो कौन सा ऊतक अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। तो लिगामेंट से जोड़ते हैं, जिन्हें स्नायु कहा जाता है, स्नायु मंडल कहते हैं, लिगामेंट है। क्वेश्चन नंबर 37 है कौन सा ऊतक पेशी को अस्थि या उपास्थि से जोड़ता है। तो पेशी को अस्थि या उपास्थि से अगर कोई ऊतक जोड़ेगा तो वो है टेंडन। टेंडन जो ऊतक है, जिसे कंडरा हिंदी में कहा जाता है, वो जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो प्रोटीन की कमी के कारण क्वासिकोरस रोग होता है, या मैरास्मस अगर बच्चों में होता है प्रोटीन की कमी के कारण तो मैरास्मस रोग होता है। अगला क्वेश्चन है 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो मनुष्य में 4 प्रकार के भाई दांत होते हैं। कौन कौन से हैं। पहला है कृंतक। जो कृंतक दांत होता है उसका काम क्या है उसे देख लीजिए। कृंतक जो दांत होते हैं यह सबसे आगे के दांत हैं, जिनका कार्य भोजन को काटने का होता है। आप भोजन जो काटते हैं वो कृंतक दांत से काटते हैं। दूसरा है रदनक। रदनक जो दांत होते हैं वो नुकीले दांत होते हैं, जिनका कार्य भोजन को फाड़ना होता है, भोजन को फाड़ना होता है। ये फायदा यहाँ पे फाड़ना है, इसका सही फाड़ना आप लोग नोट कर लें, यहाँ पे फायदा तो गलत हो गया, ये फाड़ना होता है। अगला है अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक का कार्य भोजन को पीसने का होता है। और लास्ट है चवर्णक दांत। इनका भी कार्य भोजन को पीसने का होता है। चवर्णक दांत इंसान में, मानव में सबसे अंत में निकलते हैं। चवर्णक दांत लगभग 20 वर्ष की आयु में निकलते हैं, जिन्हें बुद्धि दांत या अकल दाढ़ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर
40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहे हैं मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो एनिमल जो जिसे दंत बल्क कहा जाता है वो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। अब आपको हम बता दें ये कहां पाया जाता है, तो दांत को जैसे ही खरोचते हैं तो जो व्हाइट कलर की परत निकलती है वो सबसे कठोर होती है। क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 है कौन सा एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। तो लैक्टेज एंजाइम जो है वो लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। यहाँ पे सुक्रेज एक एंजाइम है जो सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलता है, सुक्रेज एंजाइम, और एक माल्टेज एंजाइम है जो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। दो हमारे तरफ से नोट कर लीजिए, सुक्रेज और माल्टेज। सुक्रेज क्या है, सुक्रेज ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदल रहा है और माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में बदल रहा है। अगला जो है वो है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो एसिड्स की आवश्यकता होती है, जिनमें 10 अमीनो एसिड हमें भोजन से प्राप्त होते हैं और 10 अमीनो एसिड बाह्य स्रोतों से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कौन सी रक्त वाहिका शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जा सकती है। तो कौन सी ऐसी रक्त वाहिका है जो शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है। तो इसका सही आंसर है फुफ्फुस सिरा। क्या है इसका सही आंसर, फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस धमनी के बारे में भी सुन लीजिए। फुफ्फुस धमनी जो होती है मानव शरीर की एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुस धमनी जो है मानव शरीर की ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं और देखते हैं किसे कोशिका का ईंधन कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कोशिका का ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है। अगर आपकी बॉडी में आपको लग रहा है कि कमजोरी महसूस होती है तो आप लोग ग्लूकोज सबसे पहले ले लेते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहता है कि बोतल चढ़ानी पड़ेगी, तो किसकी बोतल चढ़ाता है, वो ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देता है। तो कोशिका का ईंधन जिसे कहा जाता है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछे आपसे कि किस फल में डायरेक्ट ग्लूकोज मिलता है, तो वैसे तो फ्रक्टोज मिलता है फलों में, लेकिन डायरेक्ट अगर ग्लूकोज अगर मिल रहा है तो वो है अंगूर। अंगूर में आपको डायरेक्ट ग्लूकोज मिलता है। क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है किसे हाइपोक्सिया कहा जाता है। किसे हाइपोक्सिया कहा जाता है। तो मानव रक्त में ऑक्सीजन की कमी को, मानव रक्त में ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया कहा जाता है। आप सभी जानते होंगे कि हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, ठीक है। और कोविड जो सेकंड लहर चली थी उसमें ऑक्सीजन का लेवल गिर रहा था। यही कारण था कि मानव रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, जिसे हाइपोक्सिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 46 जो है वो कह रहा है रक्त में परिसंचरण की खोज किसने की। मोस्ट इंपोर्टेंट, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। अब हम लोग इससे जीव विज्ञान से संबंधित प्रमुख खोजें देख लेते हैं और उनके खोजकर्ता देख लेते हैं। खोजें, और पहला देख लेते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट्स के जनक कौन है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट्स के जो जनक हैं एलेक जेफरी हैं। दूसरा इसमें हमने अभी पढ़ाया है आपको, डीएनए की द्विकुंडल संरचना जो है वो किसने दी है, तो बाटसन और क्रिक ने दी है। अगला है वर्गीकी के जनक कौन है, तो कैरोलस लीनियस हैं। वर्गीकी के जनक कैरोलस लीनियस हैं। याद कर लीजिए, आपको इतना मटेरियल हम दे रहे हैं इन 100 क्वेश्चन में कि 500 क्वेश्चन से ज्यादा मटेरियल हम दे चुके हैं, तो ऐसे तैयार करते चलिए, ठीक है। और अगर 100 क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेंगे। अगला है पादप कार्की के जनक कौन है, तो स्टीफन हेल्स हैं। नेक्स्ट है प्रतिरोधी विज्ञान के जनक कौन है, तो एडवर्ड जेनर हैं। अगला चलते हैं हरित क्रांति के जनक कौन है, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन है, बहुत पूछता है ये एग्जाम में। अगला है अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। अभी हमने बताया था कि मटर के पौधे पे इन्होंने प्रयोग किए थे। अगला है पेंसिलिन, मोस्ट इंपोर्टेंट, पेंसिलिन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। रुधिर वर्गों की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी।
चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। एक हमारे तरफ से नोट कर लें आप, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। किसने की थी? फंक ने की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन सा रक्त समूह सभी को रक्तदान कर सकता है? तो सर्वदाता होता है। तो सर्वदाता जो है वो ओ रुधिर वर्ग का होता है। सर्वदाता सभी को ये रक्त दे सकता है। अगला इसका अगर डीपली पूछ लिया जाए, ओ पॉजिटिव देगा कि ओ नेगेटिव देगा? आएगा उसमें सर्वदाता है ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, एवी पॉजिटिव, एवी नेगेटिव। तो एवी पॉजिटिव एवी नेगेटिव तो नहीं होगा क्योंकि सर्वदाता कह रहा है ना। अब हमें देखना है ओ पॉजिटिव है कि ओ नेगेटिव है। तो इसका सही आंसर होगा ओ नेगेटिव। ओ पॉजिटिव नहीं लगाना, ओ नेगेटिव होगा सर्वदाता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? तो ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो सबसे ले सकता है, सर्वग्राही होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? अस्थि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है जांघ की होती है, फीमर। कौन सी होती है? फीमर होती है, जांघ की होती है। और सबसे छोटी कान की स्टेप्स होती है, स्टेप्स होती है कान की हड्डी सबसे छोटी। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, रक्त में यूरिक अम्ल का उच्च स्तर को जाना किस बीमारी की विशेषता है? तो अगर रक्त में यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो कौन सी बीमारी हो सकती है? तो गठिया रोग हो सकता है। गठिया रोग जो होता है वो राजाओं की बीमारी कहा जाता है। राजाओं की बीमारी या धनी लोगों की बीमारी को गठिया रोग कहा जाता है। अन्य नाम है राजाओं की बीमारी या धनी लोगों की बीमारी। अब राजा लोग कभी उठते बैठते तो थे नहीं, जाना ना जाना, घूमते फिरते थे, एक जगह बैठे रहते थे। ऐसे ही गठिया रोगी होते हैं, जिन्हें गठिया रोग हो जाता है उनके हाथ पैर बहुत दर्द करते हैं, वो एक जगह बैठे रहते हैं, इसीलिए इस बीमारी का नाम राजाओं की बीमारी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 51 है। 51 है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, और ये मस्तिष्क में पाई जाती है। ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला है 52, पेस मेकर। पेस मेकर शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो पेस मेकर जो है वो हृदय से संबंधित है। विद्यार्थियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त क्षारीय होता है, इसका पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार की एक विशेषता होती है कि अगर मुंह में अगर आपके छाले हो गए हैं या कुछ मुंह से संबंधित कोई भी समस्या हो गई है तो लार उसे सही कर देता है, तो ये इसकी विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 55 है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो अभी हमने आपको पीछे बताया है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है, ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, आरबीसी के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान जो है प्लीहा को कहा जाता है। तो आरबीसी से 2-3 क्वेश्चन और हैं, वो इसे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का निर्माण स्थल कहाँ है? तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अब गर्भ के समय आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो गर्भावस्था में आरबीसी का जो निर्माण होता है बालक का वो यकृत में होता है। आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो 56 नंबर में हमने बताया है प्लीहा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का औसत जीवन काल 120 दिन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था ये, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है,
मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यूरिन का जो पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। अगला है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। फालतू के मैंने इसमें कोई क्वेश्चन नहीं डाले हैं। जिन क्वेश्चन का कुछ लेवल था, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन हमने इसमें समाहित किए हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? खून तो 5 से 6 लीटर है ही, तो क्या है ऐसा मानव शरीर के अंदर जिसकी उपस्थिति के कारण खून नहीं जम रहा है? तो हेपेरिन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर का खून नहीं जमता। क्वेश्चन नंबर 62 है WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो WBC जिसे श्वेत रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं कहा जाता है, व्हाइट ब्लड कार्पल, इनका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? तो WBC को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। पहला तो पॉइंट ये देखो, WBC को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं हैं जो संक्रामक बीमारियों और बाह्य आक्रमणकारियों के खिलाफ शरीर की सुरक्षा करती हैं, शरीर को बचाती हैं। अगर आपसे पूछे कि शरीर का सिपाही किसे कहा जाता है, तो भी WBC को कहा जाता है। आगे मैंने एक क्वेश्चन इसका डाल रखा है। क्वेश्चन नंबर 63 है गाय तथा भैंस के थन में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। गाय तथा भैंस के थन में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। लेकिन अगर इस हार्मोन का जो दूध निकलता है उसका आप यूज ज्यादा दिनों तक करते रहेंगे तो आपको हम बता दें कि नपुंसकता के शिकार बन जाते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन से जो दूध निकाला जाता है गाय या भैंस से, अगर उसे ज्यादा दिनों तक उसे यूज करेंगे, आप लगातार पी रहे हैं, तो नपुंसकता के इसमें शिकार बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो नीचे कटा हुआ है, उसे हमने ऊपर लिख दिया है। एड्रीनेलिन हार्मोन जो है उसे लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है। लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 होते हैं। 2 आलंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के कारण शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है 67, एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम्स जो हैं वो रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कैप्सूल का बाहरी आवरण किसका बना होता है? तो कैप्सूल का बाहरी आवरण स्टार्च का बना होता है। किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। W से हो गया वाटर, वाटर मतलब जल, B से हो गया विटामिन बी और विटामिन सी से हो गया विटामिन सी। तो WBC यहाँ पे एक ट्रिक हमने लिख दी है। तो W से क्या हो गया? वाटर हो गया, मतलब जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो B है और C है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन बी और सी को छोड़कर सभी विटामिन किसमें होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। तो देख लीजिए, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। इसकी एक ट्रिक बनाई है, ट्रिक देख लो। कीड़ा, KEDA कीड़ा, के से हो गया विटामिन के, ई से हो गया विटामिन ई, डी से हो गया विटामिन डी और ए से हो गया विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 71 है मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए कहां संचित रहता है? तो लीवर में, यकृत में रहता है। क्वेश्चन नंबर 72 इंपोर्टेंट है गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है। किसका प्रचुरतम स्रोत है? तो विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है गोल्डन राइस। अगला क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है प्रोटीन को माना जाता है। तो प्रोटीन को क्या माना जाता है? तो शरीर का निर्माण करने वाला प्रोटीन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है। क्वेश्चन नंबर 74 मोस्ट इंपोर्टेंट है एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है?
तो एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? लोहे की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 75 है, किस विटामिन की कमी से रक्त स्कंदन नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। रक्त स्कंदन का मतलब होता है रक्त का थक्का जमना। रक्त का थक्का नहीं जमता है विटामिन के की कमी से। अभी सभी विटामिन का लास्ट में हम आपको विटामिन के रासायनिक नाम और विटामिन से होने वाले रोग आपको हम वीडियो के लास्ट में एक पूरा कंप्लीट करके देंगे। क्वेश्चन नंबर 76 है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था। अगला क्वेश्चन नंबर 77 है, विटामिन डैश की कमी होने पर बच्चों के अंगों की हड्डियां मुड़ जाती हैं, मतलब बच्चों को रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन डी अगर पूछेगा धूप से कौन सी विटामिन मिलती है, तो धूप से विटामिन डी मिलती है। लेकिन भाई सुबह के धूप से, दिन की धूप ना ले लेना, गर्मियों में विटामिन डी नहीं मिलेगी, झुलस जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 78, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, मानव शरीर में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप, ब्लड प्रेशर कह रहा है कितना होता है? तो बीपी जो होता है वो 120/80 mmHg होता है। 120/80 mmHg होता है। तो अगर लो ब्लड प्रेशर अगर बीपी कहे तो 80 से डाउन चला जाता है, और हाई अगर जाएगा तो 120 के ऊपर निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है, पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया जो है तो शरीर के यकृत को प्रभावित करता है। पीलिया बहुत खराब बीमारी होती है और जो यकृत पे इफेक्ट डालता है, और पीलिया से जो हमारे जो ब्लड होता है वो किस में बदल जाता है? पानी में परिवर्तित होने लगता है, ऐसा लोगों का मानना है। तो पीलिया जो है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करेगा? तो यकृत को प्रभावित करेगा। अगला है एलिसा परीक्षण जो होता है, एलिसा जो टेस्ट होता है वो किसके लिए किया जाता है? तो एड्स की पहचान करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगला है कि कौन बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? 2 क्वेश्चन मिले हैं। बर्ड फ्लू का दूसरा नाम क्या है? तो एवियन फ्लू वायरस है। एवियन फ्लू वायरस कहा जाता है तो H5N1 कौन सा है? H5N1 है। अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए, कि स्वाइन फ्लू वायरस कौन सा है, तो H1N1 है। ध्यान से सुन लीजिए, स्वाइन फ्लू H1N1, बर्ड फ्लू H5N1। स्वाइन फ्लू H1N1, बर्ड फ्लू H5N1। क्वेश्चन नंबर 83, इटाई रोग किसके? क्वेश्चन नंबर 83 है, इटाई रोग किसके कारण होता है? तो इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 84 है, मोस्ट इंपोर्टेंट। इटाई रोग देखिए एग्जाम में टेट का तो फेवरेट हो गया ये। ब्लू बेबी सिंड्रोम भी टेट में बहुत पूछा जाता है और भी एग्जाम में आता है, पीसीएस में भी। ये लेवल बहुत अच्छे हैं इन क्वेश्चन के, हल्के में ना लीजिएगा, तैयारी करते चलिए हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 84 है, ब्लू बेबी सिंड्रोम पानी में किस लवण की उपस्थिति के कारण होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है पानी में नाइट्रेट लवण की उपस्थिति के कारण होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगला है, पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो पोलियो के जो टीके का आविष्कार जॉन्स ई साल्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 86 है। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है, दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम है। कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम है। अगला 87 क्वेश्चन कह रहा है, डीपीटी का टीका किन बीमारियों के बचाव के लिए दिया जाता है? तो डीपीटी का टीका 3 बीमारी ऐसी होती हैं जिनके बचाव के लिए दिया जाता है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 88 है, ल्यूकेमिया चिकित्सा के लिए किस विकिरण समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो ल्यूकेमिया जो होता है वो एक प्रकार का कैंसर होता है जिसके लिए फास्फोरस 32 का यूज किया जाता है। और यहाँ इसमें हमने लिखा है कोबाल्ट 60 भी अगर दिया हो
तो रक्त कैंसर चिकित्सा में इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, कौन से रोग कवक के कारण होते हैं? कौन से रोग कवक के कारण होते हैं? देखिए एक एक रोग का अगर हम अलग अलग क्वेश्चन बनाते हैं तो 500 तक पहुंच जाते हैं। एक क्वेश्चन में सारे रोग दे दिए, आप यहीं से याद कर लें। तो कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो दाद, खाज, खुजली, दमा और गंजापन, ये सब कवक के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग हैं टेटनस, सिफिलिस, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, निमोनिया, कॉलरा, क्षय रोग, टाइफाइड और कोड़, ये सभी किसके कारण होते हैं? बैक्टीरिया का कारण होता है इन सब का रोगों का होना। क्वेश्चन नंबर 91 है, कौन सा रोग विषाणु मतलब वायरस के कारण होते हैं? तो वायरस के कारण होने वाले रोग देख लीजिए, रेबीज है, बाघ होता है कुत्ता, रेबीज है, चेचक है, छोटी माता है, खसरा है, पोलियो है, हेपेटाइटिस है, एड्स है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, गलसुआ है, रोवेला है, इंसेफेलाइटिस है, ये सभी जो रोग हैं वो वायरस के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होते हैं? तो कौन से रोग प्रोटोजोआ के कारण होते हैं? वाहक कोई भी हो लेकिन होगा प्रोटोजोआ के कारण। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, पेचिस, पायरिया, पायरिया में दांत जो है वो दांतों में दर्द, दांतों से खून आने लगता है तो मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, तो पायरिया प्रोटोजोआ से होता है। कालाजार प्रोटोजोआ से होता है। और निद्रा रोग सीसी मक्खी के कारण होता है, निद्रा रोग, सोते रहते हैं तो निद्रा रोग प्रोटोजोआ से होता है। मैंने कहा ना वाहक कुछ भी हो सकते हैं लेकिन रोग जो है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 93 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पौधों के तना के किस भाग से, ये के अलग है इसमें, पौधों के तना के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? पौधों के तना के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? देखिए ये तो आपको सबको पता है कि जो हल्दी है वो तना है। हल्दी क्या है? तना है। अब तना में भी भाग पूछ रहा है एग्जाम में, अंदर के अंदर जा रहा है, तो जो हल्दी होती है वो प्रकंद से प्राप्त होती है। आलू जो होता है वो कंद से प्राप्त होता है। आलू जो होता है वो भी तना है जो कंद से प्राप्त होता है। प्याज और लहसुन भी तना है जो सल्क कंद से प्राप्त होता है। और अरबी भी तना है जो धनकंद से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है नर तथा मादा जनन हार्मोन कौन से होते हैं? तो नर हार्मोन कह रहा है और मादा हार्मोन कह रहा है कि कौन से होते हैं। तो नर जनन हार्मोन जो है वो आपका है टेस्टोस्टेरोन और मादा जो है वो एस्ट्रोजन। मादा है एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये जनन हार्मोन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, मानव त्वचा का रंग किसके कारण बनता है? या मानव त्वचा का रंग कौन निर्धारित करता है? तो मेलानिन मानव त्वचा का रंग निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, किस मानव शरीर के अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो किस मानव शरीर को अंग का हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो लीवर को कहा जाता है, यकृत को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? अभी हमने बताया था ना, आपको पीछे बोल रहे थे कि मानव शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट जिसे WBC कहा जाता है, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, व्हाइट ब्लड कार्पल कहा जाता है, ये जो होती हैं मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है इन्हें। आपको हम बताए नहीं, इनका जीवन काल 2 से 5 दिन के लगभग होता है। कितना होता है? 2 से 5 दिन का इनका जीवन काल होता है। और आपको हमने बताया आरबीसी का जीवन काल तो 120 दिन का होता है। आरबीसी का 120 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, मानव मस्तिष्क का ग्राम में भार बताइए कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का भार ग्राम में कितना होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। 1350 से 1400 ग्राम तक। वैसे 1400 ग्राम आपके एग्जाम में मिलेगा तो हमने थोड़ा सा आसपास ले लिया, 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। 99 क्वेश्चन है, मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मनुष्य का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। मानव का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। क्वेश्चन नंबर
100 है। और जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। हमने वीडियो के बीच में आपसे वादा किया था कि विटामिन, उनके रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग को हम बाद में कवर कराएंगे। देखिए यहाँ पे एक साथ लिख दिए हैं हमने। यहाँ पे देख लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या नाम होता है? रेटिनॉल होता है, जिससे रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम है थायमीन, इससे बेरी रोग होता है। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, इसका रासायनिक नाम है, और इससे बीमारी जो होती है किलोसिस नामक बीमारी होती है। विटामिन बी3 नियासिन, इसका रासायनिक नाम है, और पेलेग्रा नामक बीमारी इससे होती है विटामिन बी3 से। विटामिन बी5 पेंटोथेनिक एसिड, इसका रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो होती है चर्म रोग, शारीरिक वृद्धि में कमी हो जाती है। अगला है आपका विटामिन बी6 पायरियोडॉक्सिन। विटामिन बी6 पायरियोडॉक्सिन, इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, जिसे रुधिर क्षीणता कहा जाता है, और चर्म रोग होता है। विटामिन बी7 जो है, जिसे विटामिन एच कहा जाता है, रट डालिए विटामिन एच किसे कहा जाता है, तो विटामिन बी7 को कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विटामिन एच कौन सा है। अब बच्चे बैठे रहते हैं कि एच तो जिंदगी में पढ़ा ही नहीं, हमें सर ने किसी ने पढ़ा ही नहीं है, या हमने कहीं किताब में पढ़ा ही नहीं है। तो विटामिन एच जो है विटामिन बी7 को कहा जाता है, जिसका रासायनिक नाम है बायोटीन। रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है। इससे चर्म रोग होता है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। क्या नाम है? साइनोकोबालमिन है। इससे एनीमिया रोग होता है, जिसे रुधिर क्षीणता कहा जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। स्कर्वी रोग इससे होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है, सूखा रोग होता है। हमने आपको बताया है ना अभी कि जो विटामिन डी होता है वो सूर्य की धूप से प्राप्त होता है, फ्री का विटामिन है। विटामिन ई जो है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इससे जनन शक्ति में कमी आ जाती है। विटामिन के है फाइलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है, और रक्त का इसमें थक्का नहीं जमता इसकी कमी से, फाइलोक्विनोन है इसका रासायनिक नाम। आज हमने संपूर्ण बायोलॉजी को, जितना भी जीव विज्ञान का चैप्टर था, उसे हमने एक ही टॉपिक में समाहित किया था। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। आप इस वीडियो को बार बार देखें, आपको याद हो जाएगा। वीडियो से पूरे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, सुनने भर से याद हो जाएंगे। अगर आपको आज का टॉपिक कैसा लगा, पहले तो हमें ये बताएंगे कमेंट करके कि आपका आज आपको टॉपिक कैसा लगा है आज का। और अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।